हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव का लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उससे रिलेटेड न्यूट्रल पॉइंट भी पढ़ा था और कुछ प्रॉब्लम्स भी की थी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी वजह से पॉइंट चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कुछ प्रॉब्लम से। देखो, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि मान लो अपने पास में कोई ऐसी एक ये रिजिड सपोर्ट है, इस तरीके से ये कोई रिजिड सपोर्ट है, ये कोई रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट में यहां पर एक कोई लॉन्ग थ्रेड है जो मासलेस है। ये जो थ्रेड है बेटा, ये थ्रेड कैसी है? मासलेस थ्रेड है, मासलेस थ्रेड है। इधर ये जो बॉब है ये कोई मेटेलिक बॉब है और इसका मास है m और इस पर चार्ज है q। ठीक है, ये कोई मेटेलिक बॉब है, इसका मास m है और चार्ज q। ये गिवन है सारी चीजें क्वेश्चन। और एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है इस डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड है E। एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ जिसका मैग्नीट्यूड है E। तो अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें, फाइंड क्या प्रूव करना बेटा कि हाँ, अगर इस रॉड की लेंथ गिवन है L, तो जैसे ही बेटा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर अगर अप्लाई होता है तो पॉजिटिव चार्ज पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव कोई पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा और इसकी पोजीशन कुछ ऐसी हो चुकी होगी, ये रही, ऐसी कोई पोजीशन हो चुकी। देन हमें प्रूव करना बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, दैट इज इक्वल टू द mg इंटू डी अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ Q। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। समझो बेटा क्या होगा, ध्यान देते हैं। अच्छा, ये जो D क्या है, इसमें D बोला गया है कि ये D डिस्टेंस इधर की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाता है, ये D है। अब समझना न्यूमेरिकल कि ये यही क्यों रुकेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था पूरे में यूनिफॉर्मली, तो इस पर एक फोर्स लगेगा और फोर्स अगर लगेगा तो ये जो था बॉब जिसका मास m था, चार्ज क्यू था, ये ऐसे 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 यहां तक चला जाना चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। नहीं बेटा, वहां तक नहीं जाएगा क्योंकि एक फोर्स और है जो इसे रोक रहा है उधर जाने से। वो फोर्स कौन सा बेटा? mg, जो इधर की तरफ एक्ट कर रहा है। अब इधर तो mg लगेगा, इधर की तरफ QE लगेगा। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E था, वो फोर्स अपॉन में चार्ज था, F अपॉन में Q था। तो F की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? Q इंटू E के इक्वल आ जाएगी। तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर होगा और टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में ऐसी होगी, तो उसकी वजह से आप इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर होगा। तो अब फाइंड आउट कर लेते, प्रूव कर लेते। देखो ध्यान दो बेटा, तो अगर रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ होगा तो क्या करेंगे समझो। तो होगा क्या, अपन लोग इनके फोर्सेस के कंपोनेंट लिख सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी आ गई। अब इक्विलिब्रियम आ गई तो इस तरफ तो टेंशन लगेगी T, इधर QE लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर mg लग रहा है। मैंने लेट कर लिया इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो है एंगल थीटा पर, ये थीटा एंगल है। तो इस टेंशन के बेटा दो कंपोनेंट होंगे, एक तो टेंशन का कंपोनेंट ये होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। भाई अल्टरनेट एंगल है, ये T है तो इस तरफ बेटा आ जाएगा T cos थीटा, ये वैल्यू आ गई T cos थीटा, और इस तरफ टेंशन का कंपोनेंट आ गया T sin थीटा। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो T sin थीटा, तो बेटा ये नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस जीरो होना चाहिए, यानी T sin थीटा QE के बराबर होना चाहिए और T cos थीटा mg के इक्वल होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम में है तो अपन लोग क्या लिखेंगे बेटा, यहां से आ जाएगा T cos थीटा इक्वल टू द QE।
एंड टी साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में mg। इसे मान लिया इक्वेशन 1 और ये हो गई अपने पास में इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे बालक, अब इक्वेशन 2 से 1 को डिवाइड कर देते हैं। 2 से 1 को अपन लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो इससे अगर डिवाइड करोगे बेटा ध्यान देना, 2 क्या है, 2 है टी साइन थीटा अपॉन में 1 है टी कॉस थीटा इक्वल टू mg ओवर q इंटू ई। सो टी से तो टी मार दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो टेन थीटा होगा, यानी टेन थीटा की वैल्यू आ गई mg अपॉन में q इंटू ई। अब बच्चे कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई क्या होगा, तो यार ई कोई बड़ी बात तो है नहीं, ई क्या होना चाहिए बेटा, ई इधर लेकर के आ जाएंगे, वो बच्चे का अपने पास में mg अपॉन में q टाइम्स ऑफ टेन थीटा। अब देखो जो प्रूव करना है उसमें mg भी है q भी है, ये वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू कहीं ना कहीं टेन थीटा की होनी चाहिए, तो टेन थीटा अपन लोग यहाँ से निकाल लेते इस ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल लेट कर लो कुछ a b एंड c, ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल एबीसी में टेन थीटा क्या होगा बेटा, थीटा ये रहा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब बच्चे बोले बेस तो सर एल है, एल थोड़ी ना, एल तो यहां से यहां तक की लेंथ है, ये है एल, ये रही लेंथ है, ये वाली लेंथ तो कम होगी ना एसी, तो एसी क्या होनी चाहिए, तो एसी तो होगी बेटा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। तो इधर से टेन थीटा की जगह क्या लिखोगे, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर यानी डी अपॉन में बेस, सो टेन थीटा आ गया परपेंडिकुलर मींस डी अपॉन में बेस मींस अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सॉरी हाँ यही आ गया। कुछ गलत तो नहीं प्रूव कर दिया मैंने, टी साइन थीटा mg टी कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा mg टेन थीटा, टेन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सॉरी बेटा यहां से देखो थोड़ी सी मिस्टेक करिए, इधर टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई होना चाहिए, ओके यहां गलती कर दी, सॉरी सॉरी यहां बेटा टी साइन थीटा देखो, टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, क्यू ई के इक्वल, और टी साइन थीटा क्यू ई के इक्वल होगा, और टी कॉस थीटा तो एम जी के इक्वल होगा, सॉरी सो ये आ गया टी साइन थीटा यानी क्यू ई अपॉन में एम जी, यानी कि कैंसिल आउट हुआ, ये टेन थीटा बन गया, तो क्यू ई अपॉन में एम जी, तो इधर से ई बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी टाइम्स ऑफ टेन थीटा अपॉन में क्यू। अब बेटा टेन थीटा तो निकाल चुके, डी अपॉन में अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, सो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इज व्हाट एम जी अपॉन में क्यू इंटू टेन थीटा की जगह डी अपॉन में अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, ये आ गई। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। चलो तो ये तो बहुत नॉर्मल सस्ता सा न्यूमेरिकल था यार, आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे और न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, ध्यान देते बेटा। न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप का है, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स में जाते हैं चार्ज को लेकर के। न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप का बेटा कि एक अपने पास में पार्टिकल है ऐसे, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, और एक कोई पार्टिकल है जिस पर चार्ज है क्यू और जिसका मास है बेटा एम, उसे हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर, कोई पार्टिकल है जिसका चार्ज है क्यू और मास है एम, इसे हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। अब पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू लिख लेता हूं मैं, अब पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू
of charge q and mass m is projected at an angle alpha from the horizontal. तो इसमें दे रखा है प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद स्पीड v नॉट। v नॉट स्पीड से इसे फेंका गया, यहां से इसे v नॉट स्पीड से फेंक दिया। अब क्या हुआ, ये भी है कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है बेटा, इस तरीके से इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है E एट एन एंगल बीटा फ्रॉम द वर्टिकल। ठीक है, तो एक यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है एट एन एंगल बीटा डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन विद द वर्टिकल। there is an electric field exists in downward vertical direction at an angle beta with the vertical। किसी एंगल बीटा पर ये लग रहा है। ठीक है, देन फाइंड अब अपन लोग को यहां फाइंड आउट क्या करना है बेटा, ध्यान दो। देन फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड range of projectile from the point of projection। तो बेटा 11th क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन तो पढ़ ही चुके हैं कि क्या क्या होता है, बस उसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया गया। समझो क्या होगा, ध्यान दो। अब इधर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के होंगे दो कंपोनेंट्स। एक तो होगा बेटा इस तरफ, ये कंपोनेंट होगा E साइन बीटा, और एक कंपोनेंट होगा बेटा इस तरफ, ये कंपोनेंट होगा E कॉस बीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हो गए। चार्ज पार्टिकल ये इधर की तरफ फेंका जाएगा, तो एक तो mg इफेक्टिव होगा, इसकी स्पीड है, तो ये ऐसे चलते हुए एक कोई प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे फॉलो करेगा। मैंने लेट कर ली, इसकी जो रेंज है वो है r, और टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग मान लेंगे क्या है, t है। अच्छा, जब भी कोई पार्टिकल होता है, कोई भी प्रोजेक्टाइल होता है, वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचता है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है बेटा वो तो जीरो होती है, यानी यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इधर इसके पास में एक वेलोसिटी है v नॉट जो एंगल अल्फा बना रही है, तो इसके दो कंपोनेंट्स बेटा अपन लोग कर लेंगे। एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू तो होगी v नॉट कॉस अल्फा, और दूसरा कंपोनेंट होगा बेटा इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू हो जाएगी v नॉट साइन अल्फा। बहुत अच्छे से प्रोजेक्टाइल में अपन लोगों को पता था कि अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करनी है तो हम वर्टिकल मोशन को ध्यान में रखेंगे, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो काम बन जाता था टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में। ठीक है, उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर अप्लाई कर देते तो कर लेते। बेसिकली कुल मिला के पूरा ये अपने पास में हो चुका है न्यूमेरिकल। अब इसको मैं रफ करे दे रहा हूँ, आगे इसमें देखता हूँ। तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पहले कैलकुलेट करनी, तो वर्टिकल मोशन को ध्यान देना होगा। समझो क्या होगा, बच्चों ने नोट कर लिया होगा, देखते बेटा क्या होगा। तो अगर मैं यहां देखूं, ध्यान देना,
मैं इस पॉइंट पे पहुंच रहा हूं, यहां तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है 0, तो मैं वर्टिकल मोशन देख रहा हूं। अगर मैं वर्टिकल मोशन देखूं और इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों से पूछूं क्या होती है, बच्चे कहेंगे b इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेक्टर फॉर्म में लिखूं वर्टिकल डायरेक्शन में बी वाई यू वाई ए वाई इंटू टी। बी वाई मतलब वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी, यही है वेक्टर फॉर्म। टी बेटा कहां से कहां तक का टाइम है, टी टाइम है यहां से यहां तक पहुंचने का। पहले मैं इतना टाइम निकालूंगा तो जितना टाइम यहां से यहां तक लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक लगेगा, तो ये टाइम दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और इससे वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा। तो इधर से इधर तक पहुंचने का टाइम क्या होगा ये देखते हैं बेटा, ध्यान दो। तो इस डायरेक्शन में अगर अपन लोग पहुंच गए, यानी बी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी था, बी वाई की वैल्यू क्या होगी, बच्चे कहेंगे सर बी वाई जो होगा, अगर मैं बी वाई निकालू तो बी वाई तो होना चाहिए बी नॉट साइन अल्फा। बी वाई क्या होना चाहिए बेटा, बी नॉट इंटू साइन अल्फा इक्वल टू यू वाई। अब अगर मैं यू वाई की बात करूं, यू वाई का मतलब क्या हो गया, यू वाई मतलब सॉरी बी वाई जो वर्टिकल वेलोसिटी फाइनल, तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी बेटा यहाँ क्या हो चुकी 0, यानी बी वाई की वैल्यू तो 0 है। यू वाई मतलब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, वो कितनी है अपने पास में बी नॉट साइन अल्फा, इधर की डायरेक्शन में तो ये होगी बी नॉट साइन अल्फा। उसके बाद अपन लोग अगर बात कर रहे हैं ए वाई यानी एक्सेलरेशन की, तो बेटा इस पर एक्सेलरेशन कौन कौन लगाएगा, चार्ज पार्टिकल है, ध्यान देना। मैं अगर यहां पर ये चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूं, तो एक तो इसका मास नीचे की तरफ यानी कि वेट नीचे एक्ट करेगा, वो होगा mg। दूसरा चार्ज पार्टिकल है q, एक तो इस पर बेटा इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, वो लगेगा q e साइन बीटा, और एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, वो लगेगा q e cos बीटा। देखो जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर, तो उधर की ही तरफ फोर्स होता है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में इस पर दो फोर्स लग रहे हैं बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड कितने, दो फोर्स, कौन कौन से, वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स हैं, कौन से, एक तो है क्यू ई कॉस बीटा और दूसरा तो है mg। अच्छा फोर्स होता क्या बेटा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स m इंटू एक्सेलरेशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई कॉस बीटा प्लस mg, यानी ए वाई की तो वैल्यू आ गई बेटा कितनी, क्यू ई कॉस बीटा अपॉन में m प्लस g, ये आ गई ए वाई की वैल्यू, यहां उठा के पुट करेंगे। इधर बी वाई क्या है 0, यू वाई क्या है बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में बी नॉट साइन अल्फा, और ए वाई की जगह मैं माइनस लगाऊंगा। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन तो बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब ऊपर वाले सारे साइन अपन लोग क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, पॉजिटिव, और ये वाले साइन कैसे कंसीडर कर रहे हैं, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा अपने पास में ए वाई की जगह कितना आ गया, माइनस का जी प्लस क्यू ई कॉस बीटा अपॉन में m टाइम्स ऑफ t। तो यहां से आ जाएगा माइनस का बी नॉट साइन अल्फा इक्वल टू माइनस में g प्लस क्यू ई कॉस बीटा अपॉन में m टाइम्स ऑफ t। माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो गया, सो t की वैल्यू आ गई बी नॉट साइन अल्फा अपॉन में g प्लस क्यू ई कॉस बीटा अपॉन में m। लेकिन बेटे ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो यहां से यहां तक का टाइम है, मैंने तो ये निकाला। तो जितना टाइम यहां से यहां लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां लगेगा, तो अपन लोग क्या कर देंगे, इसका 2 टाइम्स कर देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगी। सो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कैपिटल टी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी, यानी कैपिटल टी की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास में कितनी, 2 बी नॉट साइन अल्फा अपॉन में जी प्लस क्यू ई कॉस बीटा अपॉन में m। मेरे बच्चों को ये बातें समझ में आ गई होगी। चलो अब एक चीज और इसमें पूछेगी, रेंज। तो बहुत सारे बच्चे दिमाग में लगाए होंगे कि सर रेंज लगा दो, यू एक्स इंटू टी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की डायरेक्शन इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज आ जाती थी। लेकिन नहीं बेटा, यहां पर ऐसा नहीं लगाएंगे। उधर ऐसा होता था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता था, कोई फोर्स नहीं लग रहा होता था। यहां पर तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स है कितना बेटा, क्यू ई साइन बीटा है।
तो अब इस डायरेक्शन में अपन लोग क्या करेंगे, फिर से इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। अब रेंज अगर निकालनी तो मेरे ख्याल से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सफिशिएंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन देख लूंगा। बेटा ये तो सारा नोट हो गया होगा, तो इसे रफ करे दे रहा हूं, देखता हूँ हॉरिजॉन्टल मोशन इसी में। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मोशन, इसका देखता हूँ किस तरीके को समझो। देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूं, हॉरिजॉन्टल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी x एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो Fx इक्वल टू कितना है बेटा, QE साइन बीटा। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से एक्सेलरेशन देगा, यानी कि फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू QE साइन बीटा। सो एक्सेलरेशन की तो वैल्यू आ गई QE अपॉन m टाइम्स ऑफ साइन बीटा। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। डायरेक्शन बेटा फिर से देख लेते हैं, इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और इस तरफ वाले अपन लोग कंसीडर करते हुए चलेंगे नेगेटिव, यही तो करते थे। तो अब मुझे ये रेंज निकालनी, रेंज का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपन लोग लगा सकते हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, S इक्वल टू ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। S मतलब x एक्सिस के अलोंग है, तो मैं सफिक्स में x लिख दे रहा हूं। x एक्सिस के अलोंग इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो है कितना, रेंज के इक्वल यानी r, तो यहां पर मैंने लिख दिया r। ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, क्या है बेटा, बच्चे कहेंगे सर वो तो है b नॉट cos अल्फा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, b नॉट cos अल्फा। तो इसकी जगह लिखा मैंने b नॉट cos अल्फा इंटू t। t मतलब स्मॉल t नहीं, t मतलब बेटा कैपिटल T यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट अपन लोग पीछे निकाल चुके थे, कैलकुलेट कर चुके थे, और मेरे ख्याल से वो वैल्यू जो टाइम ऑफ फ्लाइट की आई थी वो आई थी 2b नॉट साइन अल्फा अपॉन में वो वैल्यू आ गई थी 2b नॉट साइन अल्फा अपॉन में g प्लस QE अपॉन में m टाइम्स ऑफ कॉस बीटा। ये वैल्यू आई थी प्लस ax। अब देखो एक्सेलरेशन की तो डायरेक्शन इधर ही यानी पॉजिटिव लेंगे, और उसकी वैल्यू होगी क्या बेटा, वो तो होगी QE अपॉन में m टाइम्स ऑफ साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब इस टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा अपने पास में 4b नॉट हाफ एक्स स्क्वायर होता है 1/2 लिखा, या लिखते हैं बेटा 4b नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन g प्लस QE बाई m टाइम्स ऑफ कॉस बीटा का होल स्क्वायर। ये लिख दिया। इससे अगर अपन लोग आगे सॉल्व करना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज यही अपने पास में क्या हो गया बेटा, रेंज भी आ गई प्रोजेक्टाइल की। तो मेरे ख्याल से काइनेमेटिक्स वाली कुछ प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उस पर किस तरीके से फोर्सेस अप्लाई होते हैं, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट या हाइट किस तरीके से कैलकुलेट करेगा। अगर मान लो इसमें बेटा हाइट कैलकुलेट करने के लिए दी जाती है यानी मैक्सिमम हाइट लगाओ, तो मैक्सिमम हाइट के लिए अपन लोग क्या करते हैं बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, यानी by स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू हाइट h। अब यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी की अगर बात करी जाए तो इस पोजीशन पर तो वर्टिकल वेलोसिटी फाइनल कितनी हो चुकी है, 0। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाती है कितनी, uy स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ ay। मैंने बेटा माइनस इसलिए नहीं रखा क्योंकि ay तो डायरेक्शन नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। uy की वैल्यू बेटा तुम्हें पता है, और वो कितनी है अपने पास में, b नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ ay। अच्छा ay भी अपन लोग कैलकुलेट कर चुके, तो वो किसके इक्वल आई थी, g प्लस QE अपॉन में m टाइम्स ऑफ कॉस बीटा।
ये मैक्सिमम हाइट हो जाती है। तो ये सारी बातें अपन लोगों ने कैलकुलेट कर ली। चलो अच्छा, इसमें अगर ये भी पूछ दिया जाता रेंज मैक्सिमम कब होगी, कितने एंगल पर फेंका जाए कि रेंज मैक्सिमम होगी, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, डी आर ओवर डी अल्फा करके अल्फा के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करो और उसकी वैल्यू किसके इक्वल रख दोगे, 0, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, कितने एंगल पर फेंका जाएगा, रेंज मैक्सिमम होगी। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब काइनेमेटिक्स से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम हो गई, एक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई वेक्टर फॉर्म में टी साइन थीटा को। अब अपन लोग देखते हैं एनएलएम से रिलेटेड इसमें किस तरीके से प्रॉब्लम बन सकती है, अच्छी सी प्रॉब्लम उठा लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा, ध्यान दो। मान लो कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, थोड़ी सी और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, मैं कह देता हूं रफ इंक्लाइंड प्लेन है, ये कोई रफ इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, और यहां पर कोई ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक मतलब पार्टिकल मास अपन लोग मान करके चलेंगे, जिसका शेप और साइज अपन लोग कंसीडर नहीं करेंगे, और इस ब्लॉक का जो मास है वो 1 kg है और उस पर चार्ज है 0.01 कूलम। चार्ज ऑन द ब्लॉक इज 0.01 कूलम एंड मास ऑफ द ब्लॉक इज 1 kg। ये कोई ब्लॉक रखा है जिसका मास है 1 kg और जिस पर चार्ज जो है वो है 0.01 कूलम, ऐसे दे रखा है। ठीक है, इधर एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, यहां पर एक कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी वजह से आ रहा होगा, किसी चार्ज की वजह से, ऐसा यूनिफॉर्म एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा। सॉरी मैं इधर बना रहा हूं, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। यहां पर कोई यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई हो रहा है पूरे में ऐसे, और इसकी वैल्यू है बेटा 100 वोल्ट पर मीटर। मैंने बताया था वोल्ट पर मीटर भी होती थी यूनिट, ये 100 वोल्ट पर मीटर है। ये जो सरफेस है और ब्लॉक है, इसके बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा, वो दे रखा है 0.2। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंक्लाइंड सरफेस एंड ब्लॉक इज 0.2। ठीक है, इनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बेटा, 0.2 है। तो ये हाइट है बेटा, जिस हाइट पर ये ब्लॉक है वो हाइट है लेट से 1 मीटर। देन फाइंड, अब अपन लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है बेटा कि कितना टाइम लेगा ये बॉटम में पहुंचने पर, इंक्लाइन के बॉटम में पहुंचने में कितना टाइम लेगा। फाइंड टाइम taken by the block, time taken by the block to reach the bottom of the incline। इंक्लाइन के बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा ये फाइंड आउट करना है, उसमें कितना टाइम लगेगा। ध्यान देते बालक कि क्या होगा, समझो। तो अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक पहुंचने में मैंने डिस्टेंस बेटा मान ली कितनी, s। बाकी चीजें बाद में निकालूंगा, वैल्यू तो मैं बाद में रखूंगा, मुझे टाइम कैलकुलेट करना। भाई देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0। डिस्टेंस तो मैं पता ही कर लूंगा इस वाले ये वाले फॉर्मूले से, साइन थीटा लगाऊंगा, साइन 30 इक्वल टू h अपॉन में s, तो s की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन साइन 30, तो डिस्टेंस आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। s मुझे पता है, u पता है। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो s इक्वल टू बेटा क्या होना चाहिए, ut प्लस हाफ at²। यही तो प्लान है अपने पास में t निकालने का। अगर u 0 है तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो s इक्वल टू बेटा हो जाएगा हाफ a इंटू टी स्क्वायर। सो यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम होगा अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन में a। s तो बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे, काश मुझे a पता लग जाता तो काम बन जाता। अगर मुझे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के लॉन्ग पता लग गया ना, ऐसे इंक्लाइन के लॉन्ग, तो काम बन जाएगा। चलो क्या है प्लान, समझो बेटा।
एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिंपली हम लोग एनएलएम अप्लाई कर देंगे। अब मान लो इस पर चार्ज क्यू है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लग रहा है, तो बेटा एक फोर्स तो इस पर इधर लगना चाहिए, क्यू ई, ये लग गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो मेरे बच्चे कहेंगे सर ये एंगल भी तो 30 डिग्री ही होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल 30 डिग्री है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इस क्यू ई के दो कंपोनेंट होंगे, इस तरफ बनेगा बेटा क्यू ई कॉस 30 along the plane and perpendicular to the plane बनेगा क्यू ई साइन 30। एक बेटा लगेगा इस पर नॉर्मल रिएक्शन एम, नीचे की तरफ बेटा इसमें mg लगेगा। mg के यहां पर दो कंपोनेंट बनेंगे, अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा। बेटा होता था ना, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन जितना एंगल बनाएगा वर्टिकल से नॉर्मल रिएक्शन भी उतना ही एंगल बनाता था। तो ये mg हो गया, तो इस तरफ इसका कंपोनेंट बेटा क्या आ जाएगा, एक तो कंपोनेंट इसका आ जाएगा mg cos 30 और इस डायरेक्शन के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट आ जाएगा mg sin 30। अब समझो जरा, ये ब्लॉक नीचे की तरफ अगर स्लिप होने की कोशिश करेगा तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो बालक लगेगा फ्रिक्शन फोर्स अपर डायरेक्शन, यानी ऊपर, यहां पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, रिलेटिव मोशन के अपोजिट। ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब मेरे ख्याल से इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है कि क्या बन रहा होगा, समझो जरा। तो मैं अगर बोलूं इसे नॉर्मल रिएक्शन, वो इसे एक्सेलरेशन कौन सा देगा फोर्स, तो एक्सेलरेशन तो बेटा इसका इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कौन सा देगा फोर्स, जो इधर की तरफ नेट फोर्स होगा। और नेट फोर्स बेटा यहां पर कितना होगा, इस वाले फोर्स से इधर वाले फोर्स माइनस कर दो, ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन अलॉन्ग द इंक्लाइन है उससे ये अपर डायरेक्शन वाले फोर्सेस को माइनस कर दो। तो नेट फोर्स इस पर कितना होगा अलॉन्ग द एक्सिस, वो अलॉन्ग द इंक्लाइन कितना होना चाहिए। तो एक बच्चा बोलेगा कि सर ये वाला जो फोर्स है mg sin 30, तो इस mg sin 30 से अपन लोग माइनस कर देंगे ये वाले दोनों फोर्स, यानी कि QE cos 30 और फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, नेट फोर्स को लिखते हैं क्या बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। mg sin 30, बेटा sin 30 की तो वैल्यू होती है 1/2 माइनस q इंटू ई एंड cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस फ्रिक्शन फोर्स, एंड फ्रिक्शन फोर्स इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब बात आ रही है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालने की, कोई यार बड़ी बात नहीं। नॉर्मल रिएक्शन देखो, इधर की तरफ लग रहा है m और इधर की तरफ लग रहा है QE sin 30 प्लस mg cos 30, तो यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर तो इक्विलिब्रियम है ना, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, ये चीज इक्विलिब्रियम है, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम है, तो n जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, QE sin 30 प्लस mg cos 30 के बराबर। तो इस n की जगह अपन लोग लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा m इंटू ए इक्वल टू mg/2 माइनस QE √3/2 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ, और n की जगह क्या लिखेंगे, QE sin 30 प्लस mg cos 30। इसकी जगह ये लिख देंगे। अब समझो तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन आ जाएगा m से m कैंसिल, कितना आ गया यहाँ पर g/2 माइनस QE √3 अपॉन में 2m माइनस म्यू QE sin 30 की वैल्यू बेटा 1/2, यानी कि m से डिवाइड किया 2m प्लस g cos 30 की वैल्यू √3/2 m से तो कैंसिल, सॉरी ये एक्सेलरेशन। इसी को उठा करके आप पुट करना है, तो पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, काम बन जाएगा। चलो निकाल लेते बेटा, g की वैल्यू में 10 कंसीडर कर ले रहा हूं, तो 10/2 दैट इज द 5 माइनस q, चार्ज है बेटा 0.01 यानी कि 10 की पावर -2, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा 100 यानी कि 100 इंटू √3 अपॉन में 2 इंटू मास बेटा कितना दे रखा है 1 kg, माइनस म्यू मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज द 0.2, क्यू की वैल्यू बेटा चार्ज है 0.01, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा
100 अपॉन में 2 इंटू मास है 1 प्लस जी की वैल्यू 10 इंटू √3/2। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं, आसान कैलकुलेशन है। ये देखो 10 की पावर -2 से कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और इधर बचेगा बेटा, अगर मैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा अपने पास में 5 माइनस √3/2, यानी मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान देना बेटा, इधर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा अपने पास में एक्सेलरेशन a इक्वल टू 5 माइनस √3/2, √3 मीन्स 1.732, यानी 1.732/2 माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि -2 अपॉन में 0.2 अपॉन में 2 मीन्स 0.1, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे 0.2 कैंसिल 10 से, तो ये कितना बचेगा 2 से 2 कैंसिल, यानी √3 माइनस का √3, मतलब एक्सेलरेशन आ गया अपने पास में 5 माइनस 2 से कैंसिल करोगे 0.866 माइनस 0.1 और माइनस का 1.732, ये वाला। चलो देखते हैं कैलकुलेट करके क्या बनेगा, ध्यान दो बेटा, 1.732 0.1 एंड 0.866, 6 2 8 6 3 9 7 8 6 2.698, तो ए आ गया अपने पास में 5 माइनस 2.698 मीन्स 2.698 2 0 3 2.303, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बेटा 2.302। अब हमें निकालना बेटा टाइम, तो टाइम क्या होना चाहिए बेटा, टाइम होगा √2s अपॉन में a। s क्या होगा, ध्यान दो, s तो ये है, तो अगर मैं साइन अल्फा लगाऊं, साइन 30 लगाऊं, तो यहां पर बेटा साइन 30 किसके इक्वल होना चाहिए, मेरे बच्चे कहेंगे सर साइन 30 तो होगा h यानी 1 मीटर अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी s, तो s की वैल्यू तो आ जाएगी 1 अपॉन में साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी s आ गया 2, तो s की जगह बेटा यहाँ पर 2 लिख लोगे, अपॉन में a की जगह 2.302, यानी ये आ जाएगा 4 अपॉन में 2.302। इसे सॉल्व कर लेंगे, इतने सेकंड में ये पहुंच जाएगा। तो मुझे लग रहा है बेटा इसमें अपन लोगों ने फ्रिक्शन भी लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कंपोनेंट लगा दिए, तो एनएलएम की सही सलामत एक प्रॉब्लम अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड में मिल गई। चलो आगे देखते हैं बेटा, एक और प्रॉब्लम ध्यान दो। तो अब एक प्रॉब्लम बेटा अपन लोग मैकेनिक्स में ही ये देख लेते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाली भी प्रॉब्लम देख लेते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस तरीके से वैसी प्रॉब्लम्स बनेगी। ठीक है, सारी मैकेनिक्स आज अप्लाई करके देखेंगे, तो ध्यान देते हैं। चलो नेक्स्ट, न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का है इस बार में। न्यूमेरिकल में बेटा गिवन है कि कोई एक बॉल है या बॉब मान लो, जिसका मास m है और उसमें चार्ज q है, एंड इट कैन रोटेट इन द वर्टिकल सर्कल। ये कोई वर्टिकल सर्कल में रोटेट कर सकती है, मतलब इस तरीके से किसी स्ट्रिंग से बंधी हुई है। मान लो यहां पर कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये लॉन्ग थ्रेड है मासलेस, इधर कोई अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है एंड चार्ज इज q ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड इट कैन फ्रीली रोटेट इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल सर्कल। ठीक है, ये वर्टिकल सर्कल में रोटेट कर सकती है अबाउट इट फिक्स्ड एक्सेस, जो फिक्स्ड पॉइंट है इसके अबाउट में। ठीक है, उसके बाद में ये दे रखा है कि इसकी लेंथ बेटा l है और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अप्लाई हो रहा है बेटा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऊपर की डायरेक्शन में ऐसा अप्लाई हो रहा है, ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो अपर डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो अपन को कैलकुलेट बेटा क्या करना है, हमें बतानी कि इससे कितनी, जब ये मान लो अपनी यहां पर ऐसे करके वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते 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 करते
गलत बन गया थोड़ा सा, सर्कल तो बना ही नहीं। मान लो सर्कल बना लेता हूं बेटा, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते 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 ऐसे, अगर अपनी बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के बाद ये मान लो यहां पहुंच गया टॉप मोस्ट पोजीशन पर, ठीक है। तो ये कहा गया है कि इसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर कितनी वेलोसिटी दी जाए कि इसकी अपर पोजीशन में जो टेंशन, टॉप मोस्ट पोजीशन पर कितनी वेलोसिटी दी जाए कि टेंशन जो है वो लोअर पोजीशन पर जो टेंशन है वो इसके वेट की 15 टाइम्स हो जाए। समझ में आई बात बेटा? मतलब ये है कि इसके पास में कोई वेलोसिटी होगी और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जब ये अपनी अपर पोजीशन पर है, यहाँ पर अपर पोजीशन पर है, तो इसे अपर पोजीशन पर इसे कितनी वेलोसिटी दी जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कि लोअर पोजीशन पर इसकी जो टेंशन है वो इसके वेट की 15 टाइम्स हो। लिख लेता हूं मैं, एट अपर पोजीशन, एट अपर पोजीशन what horizontal velocity imparted to the mass such that its tension in the string at lower position is 15 times of its weight. यहां पर जो टेंशन आ जाए लोअर मोस्ट पोजीशन पर वो इसके वेट की 15 टाइम्स हो, कितनी इसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी चाहिए। चल बेटा कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं, ध्यान देना। मैंने मान लिया कि ये जो लोएस्ट पोजीशन है यहां पर जो इसके पास टेंशन है वो लेट कर ली मैंने टी है, इधर की डायरेक्शन बेटा यहां पर लगेगा mg, और जब ये लोएस्ट पोजीशन पर आएगा तब इसमें एक वेलोसिटी भी होगी, तो वो वेलोसिटी बेटा मैंने लेट सी कर ली, इस तरफ है v, तो इस पर एक फोर्स और लगेगा, वो लगेगा mv स्क्वायर बाई इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ की बेटा l, ये यहां पर कोई वेलोसिटी बेटा मैंने दे दी u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और यही बेटा u की वैल्यू पूछ ली गई कि u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालेंगे। अच्छा, इस पर एक फोर्स और लग रहा होगा बच्चे, अगर ध्यान दे तो इस पर एक फोर्स और लग रहा है। कौन सा लग रहा है? इस पर चार्ज तो है ही, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स और लग रहा है बेटा, वो लग रहा है Q इंटू ई। अब क्या दिमाग में आइडिया आना चाहिए? तो यार जो 11th क्लास में बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते थे तो एक तो अपन लोग इक्वेशन बनाते थे वर्क एनर्जी थ्योरम से, और दूसरी इक्वेशन किससे बनाते थे? टेंशन और ये वाली, यानी एनएलएम लगाते थे। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, यही प्लान है, यही तरीका है अपने पास में कि क्या करना है, ध्यान दो। तो अपन लोग अगर मान लो पर यहां पर पहुंचते हैं अपर मोस्ट पॉइंट पर, तो इसमें बेटा टेंशन होगी नीचे की तरफ, मैंने मान ली टी डैश है, ऊपर की तरफ इस पर होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mu स्क्वायर बाई एल,
और mg बेटा यहां लग रहा होगा नीचे की तरफ, और एक और चीज होगी वो होगा QE ऊपर की तरफ। ऐसे फोर्सेस याद रख रहा है, ठीक है। तो यार पहला काम है यहां से यहां तक अपन लोग अप्लाई करें वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है बेटा? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो अपन लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखते बेटा क्या होगा, समझो। अब ये यहां से यहां आया तो इस पर वर्क डन कौन कौन से फोर्सेस कर रहे हैं? बच्चे कहेंगे कि सर इस पर वर्क डन तो दो फोर्सेस करेंगे। देखो टेंशन और ये सारी चीजें वर्क डन नहीं करती हैं। टेंशन है, mv²/r है, इनकी वजह से कोई वर्क डन नहीं होता। तो वर्क डन कौन से फोर्सेस करेंगे बेटा? क्यों नहीं होता? टेंशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होता था? परपेंडिकुलर। और mv²/r जो फोर्स होता है उससे भी डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन कितना होता है? 0। तो वर्क डन कौन करेगा? केवल दो फोर्सेस। कौन कौन से बेटा? एक तो mg और दूसरा QE। दो फोर्सेस वर्क डन करेंगे। तो इन फोर्सेस की वजह से वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती थी बेटा? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सारे फोर्सेस की वजह से अगर वर्क डन देखेंगे तो टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा, उसकी वजह से 0, केवल QE और mg की वजह से होगा। तो वर्क डन ड्यू टू mg कितना होना चाहिए बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट देखो यहां से यहां आया तो कितना इसने किया बेटा? L प्लस L। फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा? 2L। तो mg इंटू 2L। उसके बाद में QE की वजह से कितना होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां तक 2L ही होगा, लेकिन QE की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, और जब डायरेक्शन अपोजिट होती थी तो वर्क डन कैसा होता था बालक? नेगेटिव। तो माइनस का QE इंटू 2L इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी मींस हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mu²। अपने को तो इंटरेस्ट है बेटा U में, मुझे तो U कैलकुलेट करनी है, ठीक है। निकालेंगे, इसे मैंने एक इक्वेशन मान लिया। दूसरी इक्वेशन बेटा लोअर पोजीशन पर कोई कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन है कि लोअर पोजीशन पर जो टेंशन है वो इसके वेट की 15 टाइम्स है। तो यहां से निकाल लेते हैं, यहां टेंशन निकालते काम बन जाएगा। तो एट लोअर पोजीशन पहुंचे, एट लोअर पोजीशन क्या होना चाहिए बालक? जैसे ही लोअर पोजीशन पर पहुंचोगे टेंशन तो लग रही है भाई ऊपर की तरफ, यानी T ऊपर प्लस QE ऊपर। भाई नेट फोर्स तो 0 है ना, इधर की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो T ऊपर QE ऊपर। नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा? नीचे की तरफ लग रहा है mg प्लस mv²/L। इन्होंने बोला कि ये जो T है लोअर पोजीशन पर वो 15 टाइम्स ऑफ द वेट यानी 15 टाइम्स ऑफ mg है। तो क्या मैं इस T की जगह mg 15 टाइम्स ऑफ mg लिख लूं? बच्चे कहेंगे बिल्कुल सर, इसकी जगह 15 टाइम्स ऑफ mg लिख देते हैं। तो 15 टाइम्स ऑफ mg प्लस QE इक्वल टू mg प्लस mv²/L। अब देखते हैं बेटा यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान देते हैं। 15 mg माइनस mg कितना हो जाएगा? 14 mg प्लस QE टाइम्स ऑफ L इक्वल टू mv²। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से बेटा mv² की वैल्यू उठा करके फर्स्ट में पुट कर देता हूं, यहां पुट कर दूंगा, कर देता हूं। कितना बना ये देखो। तो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा mg इंटू 2L, mg इंटू 2L माइनस QE इंटू 2L, Q इंटू 2L इक्वल टू हाफ mv² की जगह क्या लिखोगे? mv² की जगह लिखोगे 14 mg प्लस QE इंटू L माइनस हाफ mu², हाफ m इंटू u²। अपने को तो इंटरेस्ट इसी में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 तो मैं इधर की तरफ ले जाता हूं, सारा 1/2 इस तरफ ले जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा? 4mgl
क्या किया मैंने, हाँ ठीक है, 4 mgl माइनस ये भी हो गया 4QE इंटू एल, इधर हो गया वो टाइप 14 mgl, इस तरफ लाओगे तो माइनस का 14 mgl, इसको भी इस तरफ लाओगे तो माइनस का QEL इक्वल टू माइनस का हाफ MU स्क्वायर। क्या बचेगा बेटा, प्लस का 4 mgl माइनस 14 मतलब माइनस का 10 mgl, माइनस 4QL माइनस QL माइनस का 5QEL इक्वल टू माइनस का हाफ M इंटू यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 20 mgl प्लस 10 QEL इक्वल टू MU स्क्वायर। सो यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20 GL प्लस 10 QE अपॉन M टाइम्स ऑफ L। तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ दिस। ये वेलोसिटी इंपर्ट की गई। तो मेरे ख्याल से बेटा ये बात भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। तो ये तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड थी। सर्कुलर मोशन बेटा पेंडुलम भी होता है, तो मुझे एक चीज और याद आ रही कि मैं पेंडुलम से रिलेटेड भी इसमें प्रॉब्लम कराता हूं। चलो देखते हैं क्या होगा। ध्यान दो, मान लो कोई सिंपल पेंडुलम है और उस पर मास है 14, उसका जो बॉब है उसका मास है बेटा 14 ग्राम। ये कोई सिंपल पेंडुलम है, लाइट स्ट्रिंग से ऐसे बंधा हुआ बॉब है और इस बॉब का मास है 14 ग्राम, ये गिवन है। और जिस बॉब से बंधा हुआ है, अच्छा इस पर चार्ज भी है, चार्ज भी बेटा इस पर दे रखा है, एंड दैट चार्ज इज 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, 4 माइक्रो कूलम, ये चार्ज है। ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा, ध्यान दो, उसके बाद में अगेन ये दे रखा है कि ये जो है 20 ऑसिलेशन करता है 45 सेकेंड में। लिख लेता हूं मैं, इट मेक्स 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, करने दो ऑसिलेशन, अपने क्या फर्क पड़ता है, चाहे जिधर घूमो गाओ कूदो। एक चीज और हो रही, फिर थोड़ी देर बाद में एक इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और स्विच ऑन कर दिया गया वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फिर ये बोला गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया गया है कुछ टाइम के बाद में, जो लग रहा है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे स्विच ऑन कर दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb is switched on in vertically upward direction. Switched on in vertically upward direction. Then तो ये स्विच ऑन कर दिया गया वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन बेटा स्विच ऑन किया गया है, अब टाइम पीरियड चेंज होगा। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है कि पेंडुलम जो है वो 20 ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। देन हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच टाइम विल द सिंपल पेंडुलम टेक टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। देन फाइंड करना है हाउ मच टाइम
will simple pendulum take to complete 20 oscillations. सिंपल पेंडुलम 20 ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो बेटा निकालते हैं। पहले तो देखो, पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इसके टाइम पीरियड जो है वो उस पर चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो टाइम पीरियड क्या होता था, बच्चों को अच्छे से पता है कि सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो टाइम पीरियड तो t इक्वल टू होता था 2 पाई अंडर रूट ऑफ इसकी लेंथ अपॉन में g। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर आया तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगने लगा बेटा इस पर QE, नीचे की तरफ तो इस पर एक्ट कर रहा था mg। तो अब G इफेक्टिव कितना आया, तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर G इफेक्टिव तो होना चाहिए नीचे की तरफ G और माइनस का QE बाई m, इतना हो गया G इफेक्टिव। तब टाइम पीरियड क्या होगा, बच्चे बोलेंगे चिल्ला चिल्ला के कि सर तब तो T डैश होगा और उसकी वैल्यू होगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन में G इफेक्टिव। अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो 2 पाई से तो 2 पाई मारा जाएगा, L से L मारा जाएगा, तो टाइम पीरियड जो आएगा वो T अपॉन में T डैश और इसकी वैल्यू तो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ G इफेक्टिव अपॉन में G। ये आ गई टाइम पीरियड की वैल्यू, कितनी आ गई, T अपॉन T डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G इफेक्टिव अपॉन में G। एंड व्हाट इज द G इफेक्टिव, G इफेक्टिव इज T अपॉन में T डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G इफेक्टिव मीन्स G माइनस QE बाई M अपॉन में G। तो पहले तो यार मैं T डैश निकालने के लिए पहले T निकाल लूं तो काम बन जाएगा। T मतलब टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता था, एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है। देखो यहां दे रखा 20 ऑसिलेशन इन 45 सेकंड, 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करना बेटा 45 सेकंड में। तो 20 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लग रहा है 40 सेकंड, 45 सेकंड। सो वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगा 45 बाई 20 सेकंड। यानी यहां पर T की जगह मैं लिख सकता हूं 45 बाई 20 इंटू T डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G। G की वैल्यू मैंने डाल दी 10 माइनस Q की वैल्यू बेटा कितने, 4, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसे अप्लाई किया गया था, लिखा था मैंने 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो इसकी जगह 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम डिवाइड बाई m। m means mass, mass is the 40 ग्राम means 40 into 10 to the power minus 3। चलो अपॉन में G यानी 10। सॉल्व करते बेटा इसे कितनी बनेगी वैल्यू, 45 अपॉन में 20 इंटू T डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10। मैं अगर इसको देखूं ये और ये टर्म कैंसिल, 10 की पावर माइनस 2 बचा, ये और ये टर्म कैंसिल, 10 की पावर माइनस 1 बचा, 10 की पावर माइनस 1 और ये कैंसिल, 4 इंटू 2.5 दैट इज द 10 अपॉन में 4 होल अपॉन में 10। तो बेटा कितना हो जाएगा, 10 बाई 4 मीन्स 2.5, 2.5 10 माइनस 2.5 मीन्स 10 माइनस 2.5, 10 माइनस 2.5 मीन्स हो गया बेटा 7.5। तो ये बन गया 45 अपॉन में 20 इंटू T डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7.5 अपॉन 10 यानी 0.75। सो T डैश की तो वैल्यू आ गई है 20, सॉरी T डैश की तो वैल्यू आ गई है, T डैश की वैल्यू आ गई, इधर ये T डैश पहुंचेगा तो ये हो गया 45 अपॉन में 20 अपॉन 0.75 को लिख सकते हैं बेटा 10 की पावर माइनस 1 बाहर आएगा और 75 हो जाएगा 5 इंटू रूट 3। ठीक है, तो 10 की पावर माइनस 1 इंटू 5 इंटू रूट 3। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया 9 टाइम्स गया, 9 से कैंसिल हो गया 4.5 टाइम्स गया। तो T डैश हो गया 4.5 अपॉन में रूट 3 बेटा 1.73। ये तो आ गया T डैश।
पूछा 20 ऑसिलेशन कितने टाइम, ये तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टाइम पीरियड होता है, तो 20 के लिए बेटा इसमें क्या करेंगे 20 का मल्टीप्लाई, तो टाइम निकलेगा 4.5 अपॉन में 1.73 इंटू 20 मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 45 इंटू 20 यानी कि 90 अपॉन में 1.73 सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बेटा ये बात भी थोड़ी सी हजम हो गई। आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, ध्यान देते हैं। चलो अब देखते हैं, मान लो अपने पास में इस तरीके से नहीं, कोई अरेंजमेंट थोड़ा सा और अच्छा पेंडुलम का या किसी बॉब का, इक्विलिब्रियम वाला ही क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे, इंक्लाइंड प्लेन भी अप्लाई करेंगे। अरेंजमेंट बेटा कुछ इस तरीके से है कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो बीटा है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज बीटा, और यहां पर दो कैपेसिटर है इंक्लाइंड प्लेन पर, ऐसे दो कैपेसिटर रखे, वो एक कैपेसिटर रखा है जिसकी ये प्लेट्स है, ये प्लेट और ये प्लेट। बेटा कैपेसिटर क्या होता है आगे अपन लोग पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर है। इसमें एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही दूसरी प्लेट पर क्या होता है बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। इसे ऐसी चीज को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर कैपेसिटर है और कैपेसिटर पर ये वाली जो प्लेट है, इस वाली प्लेट पर है पॉजिटिव चार्ज और इस वाली प्लेट पर तो है बेटा नेगेटिव चार्ज। ऐसे कैपेसिटर है, इसकी इस वाली प्लेट पर है पॉजिटिव चार्ज और इस वाली प्लेट पर तो है नेगेटिव चार्ज। अब क्या है, पहले यहां पर इनिशियली जब इन पर कोई चार्ज नहीं था तब पेंडुलम ऐसे लटक रहा था। इनिशियली एक कोई पेंडुलम था, स्ट्रिंग की लेंथ L थी, मास M था, ऐसे लटक रहा था, पेंडुलम पर चार्ज था Q, ऐसे ये पेंडुलम लटक रहा। लेकिन जैसे ही प्लेट को चार्ज दिया यानी कैपेसिटर पर चार्ज आ गया, तो कैपेसिटर पर चार्ज आ गया तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्योंकि चार्ज आएगा तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में हमेशा चला करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव की तरफ चलता है, बताई भी थी बात, अभी दिखा भी दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से चल रहा है बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है तो ध्यान देना भाई, होगा क्या, होगा कुछ ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगा इधर, mg एक्ट कर रहा है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट, तो देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर आएगा जो इसे खींचेगा थोड़ा सा, और जब इसे खींचेगा तो इस पेंडुलम की फाइनल सिचुएशन बेटा ऐसी नहीं रह जाएगी। मैं इसकी फाइनल सिचुएशन बना दे रहा हूं पेंडुलम की, कि ये अपने पास में मान लो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, ये वाला एंगल है अल्फा, वो सॉरी बीटा, और पेंडुलम तो ऐसे था इनिशियली, इनिशियली पेंडुलम तो ऐसे था, अब पेंडुलम ऐसे हो चुका है फाइनली। इनिशियली पेंडुलम ये था, सॉरी वर्टिकल था बिल्कुल ऐसे, इनिशियली पेंडुलम था ऐसा, अब पेंडुलम हो चुका है ये। तो मैंने लेट कर लिया, इसने वर्टिकल के साथ में एंगल बनाया है बेटा अल्फा, वो वाला एंगल तो बीटा था, ये एंगल अल्फा। इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे, ऊपर की तरफ बेटा यहां लग रहा होगा QE, इधर बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा mg, ये एंगल बेटा हो चुका है अल्फा, ठीक है। यहां पर लग रही है बेटा टेंशन P, और ये वाला जो एंगल होगा ये हो चुका है अल्फा, क्योंकि जितना हॉरिजॉन्टल से एंगल वो बीटा, जितना हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है उतना ही वर्टिकल से
इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर वाला एंगल बनाता है। ऐसा हो गया। सॉरी, क्यू ई लग रहा है, ये क्यू ई, ये लग रहा है बीटा वर्टिकल से ऐसे, ये एंगल है अल्फा। वर्टिकल से ऐसे, ये टर्म बन गया अपने पास। अब क्या इसमें फाइंड आउट करना है? इसमें फाइंड आउट अपन को करना है बेटा कि एक तो हमें इसमें देखना है कि एंगल कितना बनेगा, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना बेटा पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है, एक तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है, जो एंगल इसने बनाया वर्टिकल के साथ में। फाइंड एंगल formed by pendulum with the vertical and also find period of oscillation. और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी फाइंड आउट करना है। चलो निकालते, कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान देते बेटा। पहले तो मुझे ये एंगल यानी अल्फा की वैल्यू निकालनी। यार ये तो बहुत छोटी बात है कि अगर हम लोग इक्विलिब्रियम देखें, ये तो इक्विलिब्रियम में आ चुका है, इक्विलिब्रियम में अपन लोग फोर्सेस बैलेंस कर रहे थे, एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। समझो, इधर की तरफ इसमें क्या लगेगा बेटा? टी। टी के होंगे दो कंपोनेंट, इस तरफ एक होगा ऐसे, इस तरफ, हाँ ये टी लगा। टी के हुए दो कंपोनेंट, टी के हुए दो कंपोनेंट, एक तो होगा अलोंग, एक तो होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टी कॉस अल्फा, एक होगा अलोंग वर्टिकल, सॉरी क्या यार लिख रहा हूं, टी साइन अल्फा, एक होगा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वो होगा टी कॉस अल्फा। दूसरा बेटा, अगर ये वाला एंगल, देखो ये क्यू ई है, ये बीटा है, तो ये वाला भी एंगल क्या होना चाहिए? बीटा। तो एक तो बनेगा बेटा क्यू ई का ये वाला कंपोनेंट, वो हो जाएगा अपने पास में क्यू ई कॉस बीटा। एक इधर की तरफ क्यू ई का और बनेगा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगा, ऐसा, वो बन जाएगा क्यू ई साइन बीटा। ठीक है, एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, मेरे ख्याल से और कोई फोर्स नहीं है, टेंशन के कंपोनेंट हो गया। चलो अब देखते हैं जरा, मैं अगर यहां देखूं तो इक्विलिब्रियम में तो ये वाले फोर्सेस तो बैलेंस होने चाहिए, यानी टी साइन अल्फा इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में क्यू ई साइन बीटा, और दूसरा आ जाएगा बेटा टी कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आएगा? नीचे की तरफ एम जी और माइनस क्यू ई कॉस बीटा, एम जी माइनस क्यू ई कॉस बीटा। इसे मान लो बेटा इक्वेशन 1, इसे मान लिया इक्वेशन 2। प्लान क्या है सर? प्लान ये कि अल्फा निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं, मुझे तो डिवाइड कर देना 1 से 2 को, तो मैं 1 से 2 को डिवाइड कर दे रहा हूं। ऐसे डिवाइड किया, टी से तो टी मारा गया, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, दैट इज द tan अल्फा, एंड tan अल्फा की वैल्यू आ गई क्यू ई साइन बीटा अपॉन में एम जी माइनस क्यू ई कॉस बीटा। सो अल्फा की तो वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स क्यू ई साइन बीटा अपॉन में एम जी माइनस क्यू ई कॉस बीटा, ये आ गई अल्फा की वैल्यू। ये तो हो गया अल्फा, ये तो एंगल आ गया। दूसरा क्या पूछा गया? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब कोई पेंडुलम है, उसका पीरियड क्या होता है? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन में जी। जी नहीं बेटा, अगर और फोर्सेस लग रहे तो जी इफेक्टिव।
यानी इफेक्टिव एक्सेलरेशन देखना है इसका। तो निकाल लेते बेटा इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा, काम बन जाएगा। इफेक्टिव एक्सेलरेशन देखो यहाँ क्या होना चाहिए, समझो इस वाले पेंडुलम पर बेटा दो फोर्सेस लग रहा है या दो एक्सेलरेशन है। एक एक्सेलरेशन है इधर की तरफ g और एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ है बेटा QE/m। ऐसे ये पेंडुलम में एक इधर की तरफ एक्सेलरेशन है g और इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो है QE/m। यहां से ये एंगल बन रहा है बेटा बीटा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 180 माइनस बीटा होगा। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है दो वेक्टर का रिजल्टेंट का, तो वो क्या होना चाहिए, तो वो मेरे बच्चे चीख के कहेंगे कि सर ये जो जी इफेक्टिव होगा वो तो होगा अंडर रूट ऑफ, वेक्टर लगा देते ना, अंडर रूट ऑफ क्या होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यानी ए स्क्वायर मीन जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन QE/m का होल स्क्वायर प्लस 2a मीन्स जी, b मीन्स QE/m cos 180 माइनस बीटा। और cos 180 माइनस बीटा की तो वैल्यू बेटा माइनस cos बीटा होगी। तो g इफेक्टिव आ गया अपने पास में, सो g इफेक्टिव आ गया अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस QE/m का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ g इंटू QE/m cos बीटा। ये बन गया, ये तो आ गया जी इफेक्टिव। अब टाइम पीरियड की बात आ रही है कि टाइम पीरियड क्या होगा। सो टाइम पीरियड इज व्हाट, टाइम पीरियड बेटा होगा, लिख देता हूं मैं, तो टाइम पीरियड होगा t इक्वल टू 2 पाई, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन में जी इफेक्टिव। एंड जी इफेक्टिव क्या बेटा, जी स्क्वायर प्लस QE/m का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ QE/m इंटू जी cos बीटा की पावर माइनस का 1/2, ओह सॉरी 1/2। ये हो गया टाइम पीरियड। तो मेरे ख्याल से बच्चों को ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। चलो एक न्यूमेरिकल और देखते हैं कि किस तरीके से और एक न्यूमेरिकल काम करेगा। चलो अपन लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके थे और सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने वेरिएबल मास सिस्टम पढ़ा था। तो उससे रिलेटेड एक और इलेक्ट्रोस्टेट में कैसा न्यूमेरिकल बनेगा देखते हैं। समझो मान लो कोई एक वाटर टैंक है, ये कोई वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक का बेटा मास है m, कैपिटल M मास है। मास ऑफ द वाटर टैंक इज कैपिटल, इसका मास है कैपिटल M। इसमें पानी भरा हुआ, पानी प्लस वाटर टैंक का मास है कैपिटल M, ठीक है। और इस वाटर टैंक का बेटा चार्ज भी है इस पर, कोई Q, इस पर चार्ज भी है बेटा, कितना Q चार्ज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां पर एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है E। तो इस पर चार्ज अगर वाटर टैंक पर है Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, वो कितना होगा बेटा QE0, और ये भागेगा। लेकिन एक चीज हो रही, ऊपर से बारिश हो रही, ऐसा बारिश की बूंदें गिर रही, और बारिश की जो एक बूंद है, एक रेन ड्रॉप है, उसका मास है मास ऑफ द रेन ड्रॉप, मास ऑफ द रेन ड्रॉप दैट इज स्मॉल। किसी एक रेन ड्रॉप का मास जो है बेटा वो कितना स्मॉल है, ये मास दे रखा है रेन ड्रॉप का। और अगर इस रेन ड्रॉप का मास स्मॉल है तो यहां पर सेकंड n रेन ड्रॉप गिर रही है, n रेन ड्रॉप, यानी कि n रेन ड्रॉप्स, स्मॉल n रेन ड्रॉप्स, स्मॉल n रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, स्मॉल n रेन ड्रॉप्स इज फॉलिंग पर सेकेंड, ये गिर रही है। तो जाहिर सी बात है बेटा कि जब यहां रेन ड्रॉप गिरेगी तो इसका मास बढ़ेगा, और मास अगर बढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं कम होगी, और वेलोसिटी कहीं ना कहीं कम होगी तो फिर इसका एक्सेलरेशन और फोर्स, इस पर एक ड्रैग आएगा, तो फिर वेलोसिटी भी इसकी इफेक्टिव होगी। तो वो एक वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड आउट करिए। देन फाइंड
वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलो ध्यान देते बालक। होगा क्या समझो, अब मान लो ये रेनड्रॉप गिर रही है, तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स वो कितना होना चाहिए? मेरे बच्चे कहेंगे कि सर ये जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स होना चाहिए, एक तो चार्ज की वजह से यानी क्यू ई नॉट इधर की तरफ फोर्स लगेगा, दूसरा रेनड्रॉप गिर रही तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि रेनड्रॉप की वजह से इसके मोमेंटम में चेंज होगा, और मोमेंटम में कितना चेंज? भाई इंपल्स लगेगा ना, इंपल्स लगेगा तो मोमेंटम में चेंज होगा, और मोमेंटम में कितना चेंज होगा? बच्चे कहेंगे मोमेंटम में चेंज ही तो फोर्स होता था, वो होता था डीपी ओवर डी। यानी एक रेनड्रॉप की वजह से मान लो v वेलोसिटी गिर रही तो मोमेंटम कितना बेटा? mv है, लेकिन पर सेकंड कितनी गिर रही? अगर n रेनड्रॉप गिरी तो mv इंटू कैपिटल N हो गया। कितने टाइम में गिरी? मैंने कहा t टाइम में गिरी, तो mv इंटू कैपिटल N अपॉन में t हो गया, और कैपिटल n अपॉन t तो बेटा स्मॉल n है। तो इसकी जगह अपन लोग क्या लिख सकते हैं? स्मॉल m इंटू n इंटू v। ये बन गया। यहां तक बात क्लियर। तो अब क्या लिखेंगे बेटा? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखनी है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा एफ नेट। एफ नेट होगा मास। अब मास कितना? पहले तो मास इसका कैपिटल एम था, फिर कुछ बढ़ गया ना, तो अब मास कितना हो गया होगा? तो मेरे बच्चे कहेंगे अब यहां पर सर मास हो जाना चाहिए एम एन इंटू टी। क्यों भाई? भाई मान लो कैपिटल एन रेनड्रॉप्स गिर गए तो इनका मास कितना होगा? m इंटू कैपिटल एन। पर यूनिट टाइम कितनी रेनड्रॉप गिरेंगी? तो बच्चे बोलेंगे कि सर m n अपॉन टी, यानी कि m इंटू स्मॉल n। t टाइम में कितनी रेनड्रॉप गिर चुकी होगी? m n इंटू टी। इतना मास t टाइम में ऐड हो चुका होगा। इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज व्हाट? dv ओवर dt इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में क्यू ई नॉट माइनस m n इंटू v। अब मैं v वाले टर्म एक साथ लिख लेता हूँ, t वाले टर्म एक साथ डिफरेंशियल फॉर्म बनाता हूँ, तो ये बनेगा जाकर के अपने पास में dv अपॉन में क्यू ई नॉट माइनस का m n इंटू वी इक्वल टू इधर आ जाएगा अपने पास में dt अपॉन में कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू n इंटू टी। इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो अगर इसे इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेट करने के बाद बेटा लिमिट लगाते हैं। इनिशियली मैंने मान लिया कि ये रेस्ट में था, यानी 0, और t इक्वल टू 0 पर स्पीड 0, बाद में होगा स्पीड v, t इक्वल टू t पर। इसका बेटा अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? ध्यान दो, यहां से तो mn जो है, इधर से अगर अपन लोग देखेंगे तो इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका आ जाएगा बेटा कितना? log e बेस क्यू ई नॉट माइनस एम एन बी। मैंने बताया था डायरेक्ट तरीका, इसको x मानो, इसी का इंटीग्रेशन log dx अपॉन x log 1 अपॉन x, और जो इसका कॉफिशिएंट है उसे क्या कर देते? तो बेटा डिवाइड कर देते, यानी माइनस वन बाई एम। लिमिट लगाओगे 0 से भी। ऐसे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये भी कॉफिशिएंट है 1 अपॉन में एम एन, ये हो गया log e बेस। लिमिट लगाओगे कहां से कहां तक? कैपिटल M प्लस एम एन टी 0 से लेकर के t तक। एम एन से तो एम एन उड़ गया। सॉल्व करेंगे तो बनेगा log e बेस अपर लिमिट यानी क्यू ई नॉट माइनस एम एन वी, लोअर लिमिट 0 यानी क्यू ई नॉट। ऐसे ही इधर लिखेंगे log e बेस अपर लिमिट यानी m प्लस एम एन टी, लोअर लिमिट 0 यानी कि m। मैं अगर यहां से माइनस साइन हटाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना कुछ इस तरीके का। माइनस साइन अगर हटाऊंगा तो ये बन जाएगा log e बेस, इधर से माइनस अंदर ले जाऊंगा, ये ऊपर पहुंचेगा नीचे, यानी कि क्यू ई नॉट अपॉन में क्यू ई नॉट माइनस का एम एन बी इक्वल टू log e बेस कैपिटल M प्लस m इंटू एन इंटू टी अपॉन में कैपिटल M। लॉग दोनों तरफ हटा देते हैं, एंटी लॉग ले लेंगे तो बचेगा अपने पास में क्यू ई नॉट
अपॉन में क्यू ई नॉट माइनस का एम एन बी इक्वल टू हो गया कैपिटल प्लस स्मॉल एम एन इंटू टी अपॉन में एम। तो इधर से बी की वैल्यू बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, एम का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म इधर अपॉन में लाएंगे, तो बन जाएगा कुछ इस तरीके का सीन। क्या होगा, तो ये बन जाएगा अपने पास में कितना बेटा, क्यू ई नॉट माइनस का एम इंटू एन इंटू बी इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ क्यू ई नॉट अपॉन में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एन इंटू टी, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एन इंटू टी। तो यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई नॉट 1 अपॉन एम एन मैंने बाहर ले लिया, क्यू ई नॉट माइनस क्यू ई नॉट इंटू एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एन इंटू टी। अच्छा बेटा, इस न्यूमेरिकल को करने का एक तरीका ये भी था, वहां पर भी करते थे अपन लोग जब मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी इसे कर सकते, मोमेंटम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। ये तो हाँ, ये तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का कॉन्सेप्ट था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी इसे किया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते बेटा, ध्यान देते हैं। तो अपन लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से जो भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे मैकेनिक्स से रिलेटेड, वो सारे लगा लिया। एक काम और कर लेते हैं, एक रोटेशन टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, तब मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम लोग को सुकून मिलेगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं। मान लो कि इस तरीके से कोई रफ सरफेस है, रोटेशन का एक न्यूमेरिकल करते हैं, ध्यान देना। मान लो कोई ऐसी एक रफ सरफेस है, ये कोई रफ सरफेस है, और इस रफ सरफेस के ऊपर इधर ये कोई व्हील है, रफ सरफेस के ऊपर ये कोई व्हील है, कोई भी इसका मास होगा, लेट से मास मैंने व्हील का मान लिया m एंड रेडियस इज r, मास ऑफ द व्हील इज m एंड रेडियस इज r, इस तरीके से। इसके बाद इसमें यह है कि यहां पर ऐसे ये क्वाड्रेंट में ऐसे डिवाइड है, सरफेस बेटा रफ है, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, ऐसे क्वाड्रेंट में डिवाइड है, और यहां पर इसे दिया गया बेटा, इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में इसे दिया गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया चार्ज माइनस, और इधर यूनिफॉर्मली चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया बेटा प्लस का। रिंग टाइप की मान ली, रिंग है, इधर की जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है बेटा वो लेमडा, और यहां पर भी चार्ज पर यूनिट लेंथ है लेमडा, एक जगह माइनस लेमडा, दूसरी जगह प्लस लेमडा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, t इक्वल टू 0 पर, इनिशियली t इक्वल टू 0 पर ये मैंने मान लिया y एक्सिस है, इसे मान लिया मैंने बेटा x एक्सिस है। t इक्वल टू 0 पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऑन कर दिया गया, स्विच ऑन कर दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट I कैप, मैं लिख लेता हूं एट t इक्वल टू 0 an electric field is switched on t इक्वल टू 0 पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया गया। तो अगर t इक्वल टू 0 पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया गया बेटा, तो क्या होगा समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया तब इस पर तो एक फोर्स लगने लगेगा इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो बेटा इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इन सारे चार्जेस पर लगेगा। तो मैं एक मान लेता हूं यहां पर कुछ बंच ऑफ चार्जेस है जो इधर से एंगल थीटा बना रहे हैं, डी थीटा, सॉरी, कोई बंच ऑफ चार्जेस है जो यहां से एंगल बना रहे हैं डी थीटा, और ये एंगल है थीटा, इतने चार्ज है, इतनी लेंथ, इस पर एक कोई फोर्स लग रहा है इधर की तरफ छोटा सा डी एफ, और ऐसे ही इन पर भी एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे इस तरह से इधर की तरफ टी एफ, ये भी एंगल डी थीटा, ये थीटा।
अब ये तो बेटा पेयर ऑफ फोर्स है, और ये फोर्स इसे क्या काम करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये घूमेगा तो एक ऐसी पोजीशन आई जहां पर ये रोल करने लगा, प्योर रोलिंग की कंडीशन आ गई। ठीक है, तो जब प्योर रोलिंग इसकी स्टार्ट हो रही है, देन फाइंड डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन इफ रिंग स्टार्ट्स प्योर रोलिंग मोशन, then find direction and magnitude of friction force. Then find direction and magnitude of friction force. चलो निकालते बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। समझो यहां पर जो टॉर्क है जो इसे घुमाने का काम कर रहा है वो कौन देगा, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये जो टॉर्क इसे दे रहे हैं वो टॉर्क जो देने का काम कर रहा है, ये जो ऐसे करके जब स्टार्ट कर रहा है रोलिंग, तो यहाँ पर टॉर्क एक पेयर है फोर्सेस का, वो दे रहा है पेयर ऑफ फोर्सेस। और बेटा पेयर ऑफ फोर्सेस की वजह से टॉर्क होता क्या था, तो बच्चे बोलेंगे सर वो तो होता था कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच की डिस्टेंस फोर्सेस की। तो एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, इनके बीच की डिस्टेंस तो बेटा इतनी होगी, और ये डिस्टेंस होगी कितनी, अगर इसकी रेडियस आर है तो ये वैल्यू बेटा हो गई आर साइन थीटा, और ये वाली भी तो वैल्यू हो गई आर साइन थीटा। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई वो तो हो गई 2r साइन थीटा। अब मैं जरा फोर्स को और लिखता हूं। फोर्स होता है बेटा यहाँ का चार्ज, छोटा सा पिन्ना सा निन्ना सा चिन्ना सा चार्ज dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू 2r साइन थीटा। अब समझो इतनी लेंथ की चार्ज डेंसिटी है लेमडा। कितनी लेंथ की बेटा, लेंथ एक क्वाड्रेंट की होती है बेटा पाई r/2, उसकी चार्ज डेंसिटी है लेमडा। 1 यूनिट की पर जो चार्ज डेंसिटी वो चार्ज है Q, तो 1 यूनिट पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा बेटा Q बाई पाई r/2, इसी को तो लैम्डा कहते थे, ये लैम्डा है। तो इतनी लेंथ पर कितना चार्ज होगा, तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर इस लेंथ पर जो निन्ना सा चिन्ना सा चार्ज है वो लैम्डा इंटू आर डी थीटा होगा। लिख लेते हैं यार, तो डी टाउ इक्वल टू आ गया आर डी थीटा इंटू लैम्डा इंटू ई टाइम्स ऑफ 2r साइन थीटा। सो डी टाउ की वैल्यू आ गई कितनी बेटा 2 लैम्डा ई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कर दो, टोटल निकालना है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें सर, 0 से लेकर के पाई/2 तक। चलो सो 0 से पाई/2 तक इंटीग्रेट किया तो टाउ तो आ गया अपने पास में 2 लैम्डा ई इंटू आर स्क्वायर एंड साइन थीटा का तो होगा माइनस का कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा, लिमिट 0 से पाई/2। अपर लिमिट यानी माइनस कॉस पाई/2 यानी 0, लोअर लिमिट -(-1) कितना होता है बेटा प्लस का 1, तो टाउ की वैल्यू तो आ जाएगी 2 लैम्डा ई इंटू आर स्क्वायर। ये तो टॉर्क हो गया। क्या बेटा घुमाने के लिए केवल एक ही टॉर्क काफी है ना सर, एक टॉर्क से तो मेरे ख्याल से काम नहीं चलेगा भाई। घुमाने के लिए केवल एक टॉर्क काफी नहीं है, एक टॉर्क से काम नहीं चलेगा। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता था ना भाई। टॉर्क जो होता था वो किसके इक्वल होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा। फिर तो मेरे बच्चे कहेंगे सर घुमाने के लिए यहां पर लगेंगे 2 टॉर्क, कौन कौन से, एक तो टॉर्क इनकी वजह से होगा, और ये अगर आगे बढ़ेगा तो इन पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वो भी होना चाहिए। तो घुमाने के लिए यहां पर लगे कितने टॉर्क, 2 टॉर्क। कौन कौन से, बच्चे बोल देंगे सर ये जो 2 टॉर्क है नेट टॉर्क यानी कि इस पर जो आएगा उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन बेटा आएगा, केवल मैं एक्सेलरेशन की अगर बात करूं तो वो तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आएगा। ये तो फोर्स कैंसिल आउट करेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए।
तो F अपॉन में m इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन a, और इस एक्सेलरेशन को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, इस एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका क्या है बेटा, a को होता क्या था समझो, इस एक्सेलरेशन को अपन लोग लिख सकते हैं, अगर मैं इसे लिखूं a एक्सेलरेशन, तो a इक्वल टू होगा बेटा r इंटू एल्फा, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, r इंटू एल्फा, तो r तो मैं ऐसे ही लिख लूं, अब एल्फा कहां से लाऊं, ठीक है, तो एल्फा कौन देगा, एल्फा देगा बेटा यहां पर नेट टॉर्क इक्वल टू होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू एल्फा, तो एल्फा की तो वैल्यू आ जाएगी नेट टॉर्क अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। भाई ये नेट टॉर्क नहीं है, ये तो स्पेयर की वजह से टॉर्क है, फ्रिक्शन फोर्स भी तो कोई टॉर्क दे रहा होगा, तो नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, बच्चे कहेंगे सर नेट टॉर्क इसकी वजह से घूम रहा है, माइनस फ्रिक्शन फोर्स वाला टॉर्क, यानी कि ये वाला टॉर्क टाउ माइनस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो F इंटू आर होगा, अपॉन में ये तो नेट टॉर्क हो गया, अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज द mr स्क्वायर, ये तो हो गया एल्फा, और एक्सेलरेशन a की जगह क्या लिखोगे, r एल्फा, तो यहां लिख दिया मैंने r, एक r से तो एक r को मैंने उड़ा दिया, अब वैल्यू लिख देता हूं, तो आ जाएगा f अपॉन में m इक्वल टू f अपॉन में m इक्वल टू टाउ, टाउ की वैल्यू 2 लैम्डा e इंटू आर स्क्वायर माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू r अपॉन में m इंटू आर। अब मैंने एक आर और कैंसिल कर दिया, तो क्या बना, सो f अपॉन में m इक्वल टू 2 लैम्डा e इंटू आर अपॉन में m माइनस f अपॉन में m, f तो इधर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ f अपॉन में m इक्वल टू 2 लैम्डा e इंटू आर, सो f यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बेटा 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, लैम्डा e इंटू आर टाइम्स ऑफ m, ये आ गई फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, डायरेक्शन आ गई। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये बातें सारी आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, तो अब बेटा एक काम और करते हैं, चलो इतनी बातें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं।